हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आकांक्षा सिंह आपका अपने चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पॉइंट पर स्वागत करती हूँ, जिसमें हम केवीएस में जो इंटरव्यू और डेमो होने वाली हैं, हम उसी की तैयारी करेंगे। दोस्तों, इसमें हम दादी माँ नामक पाठ को पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम इसे डेमो में किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सेशन की शुरुआत करते हैं। आशा है कि आप सबको ये सेशन अच्छा लगे। पहले हम क्लास में जाने के बाद बच्चों से अभिवादन करेंगे। अगर सुबह का समय हो तो सुबह के समय को सुप्रभात या गुड मॉर्निंग कह के बच्चों से अभिवादन करेंगे। फिर हम बच्चों के पूर्व ज्ञान को जांचने के लिए कुछ प्रश्नों को पूछेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है, बच्चों आप सब विद्यालय आने से पहले कहाँ थे? तो बच्चे जवाब देंगे कि वे घर पर थे। अच्छा, तो आप आपके घर में कौन कौन रहता है? ये हमारा दूसरा प्रश्न होगा कि आपके घर में कौन कौन रहता है। तो बच्चे जवाब देंगे मम्मी पापा, दादा दादी, भैया या चाचा चाची, जो भी वो नाम बोलेंगे। तो फिर आप तीसरा प्रश्न पूछेंगे, अच्छा बच्चों, तो क्या आपने कभी दादी माँ नामक कहानी को सुना है या पढ़ा है? तो बच्चे या तो हाँ में जवाब देंगे या ना में। तो इसके बाद से हम कहेंगे कि अच्छा, तो आज हम कक्षा में दादी माँ नामक कहानी को पढ़ेंगे और इस कहानी को पढ़कर जानेंगे कि इसमें दादी माँ कैसी थी। तो चलिए दोस्तों, हम इस पाठ को भी पढ़ते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सोच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों के बीच सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से क्या ही होगा। पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, धेऊर और बनप्याज की जड़ें और नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़क पर विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में माँ आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं। चैत में दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरा। रात 12 बजे के बाद दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सधा लपटे हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुआ, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झड़ती, कभी जलते हुए हाथ पैर
कपड़े में सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और बीसों बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया ही नहीं, उसे पीतल की छाल में छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव का 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री और शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार में तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाते और मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते और कुनैन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता, पर न जाने क्यों ऐसी बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का कोई क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनी आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है कि वह दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थीं। देखा, पास में कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी हैं। सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आँख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी, अब लगी हो आज कल करने, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। दुंकी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथ से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गईं। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने बिहवल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी वैसी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो क्या लाभ। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन की विवाह के दिनों की बात है।
विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते। सभी पार्ट औरतें ही करती। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के लिए पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास की एक चारपाई पर चादर चढ़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भंडा फोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी माँ, कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लड़ती हो? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जाकर खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ के छाया में खड़े हो जाते, अभय दान मिल जाता। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्याचक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसे नचाता है, उसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से वे ही बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की मट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डांवाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल्य संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माँ के दिन थे। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनके स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल धोती भी बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशुन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा भी क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। कितने के तो अभी पिछले की बाकी है। वे रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर गया। मैंने उसे पहन लिया। इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ साफ भ्रष्ट
सा भ्रष्ट देवी सी लगी, धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ गया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किसिन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियों सी कतार धूमिल हो रही है। आँखों पर विश्वास नहीं होता, पर बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? शिव प्रसाद सिंह। दोस्तों, ये जो कहानी है वो शिव प्रसाद सिंह की रचना है और ये हमें डेमो में ज़रूर बताना होगा और इससे संबंधित प्रश्न भी हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि यह कहानी किस रचनाकार की है या किसने लिखी है। तो बच्चे बताएंगे कि शिव प्रसाद सिंह। और ऐसे ही डेमो हमें वहाँ प्रस्तुत करना होगा। हालांकि वहाँ हमें इतना लंबा कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ हमें शॉर्ट में ही बताकर डेमो ख़त्म करना होगा। लेकिन पढ़ाने का तरीका जो है कि पहले हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, यानी उनके पूर्व ज्ञान को देखेंगे और उसके बाद ही हम अपने टॉपिक पर आएंगे। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। ऐसे ही मेरे चैनल से आप जुड़े रहें। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।